बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम रेहान असलम है और हम आज से 9th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 1 ओपन है और जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री है कि मैट्रिसेस कब बने और किसने बनाए। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, statistics, electronics and other branches of science. The matrices have played a very important role in this age of computer science. The idea of matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century who first developed theory of matrices in 1858. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये मालूम होना चाहिए कि जो मैट्रिसेस हैं ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होते हैं, मैथमेटिक्स में तो डेफिनेटली इस्तेमाल होते हैं, ये फ़िज़िक्स में भी इस्तेमाल होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं और दूसरी साइंस की ब्रांचेस में इस्तेमाल होते हैं। फिर यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है कि आर्थर कैले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिन्होंने 1858 में मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है, अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 सच एज 1, 3, 4, 7, 2, 0 एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स जो होती हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो ये देखें, अगर हम ये जो ऊपर वाले नंबर दिए हुए थे 1, 3, 4, 7, 2, 0, इसको अगर हम ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड कर दें तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म बन जाती है। ठीक है, सिमिलरली 0, 1, 3, 4 जो है ये भी एक मैट्रिक्स है। वी टर्म द रियल नंबर used in the formation of a matrix as entries or elements of the matrix. ठीक है, the matrices are developed conventionally by the capital letters A, B, C, M, N, etc. of the English alphabets. तो matrices में हम पहली बात ये है कि हम रियल नंबर्स इसकी एंट्रीज होंगी। अब रियल नंबर मैं आपको चले बता दूंगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं ताकि आपको पता चले कि मैट्रिक्स की एंट्रीज में रियल नंबर्स में सारे नंबर आ जाते हैं और वो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैट्रिक्स के जो नाम होता है मैट्रिक्स का उनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, एम, एन एट्सेट्रा, कोई भी हम इसका नाम जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स हम देखें, आपने ये लिखा हुआ मैट्रिक्स, तो इसकी कुछ रोज़ बन जाती हैं और कुछ कॉलम्स बन जाते हैं। आपको मालूम होगा कि जब हम कोई से नंबर्स को हम रोज़ में कॉपी की एक लाइन के ऊपर लिख रहे होते हैं तो उसका मतलब हम रोज़ के ऊपर लिख रहे होते हैं, और अगर हम वर्टिकली ऊपर से नीचे की जानब आ रहे हों लिख रहे हों तो वो कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैट्रिक्स की भी कुछ रोज़ होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। तो ये देखें, एक फॉर्मेशन दी हुई है आपकी बुक में, ये देखें जी, मैट्रिक्स ए है, उसमें कुछ एलिमेंट्स उसने रख दिए हैं 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1 एंड -1। तो ये इसको रेक्टेंगल जो शेप बना के उसने लिख दिया कि ये रो 1 हो गई और दूसरी नंबर पे रो 2 है और तीसरे नंबर पे रो 3 है। जब हम किसी नंबर्स को एक लाइन में लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब है हम उसको रो में लिख रहे हैं। और दूसरा मैट्रिक्स देखें बी, तो 2, 0, 3 को उसने रेक्टेंगल में किया है, 3, 1, 2 को रेक्टेंगल में किया है। उसका मतलब है ये कॉलम्स हैं। जब हम ऊपर से नीचे की जानब पढ़ेंगे तो ये कॉलम्स बन जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे तो ये रोज़ बन जाएंगी। तो रोज़ और कॉलम्स को आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ पहले। ये देखें, जब हम किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। फ़र्ज़ करें ए मैट्रिक्स है तो उसके अंदर हम जो भी एंट्रीज़ लिखेंगे
वो कोई भी लिख सकते हैं, 732 1 4 0। ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है इसमें ये देखें 732 जो है ये एक रो में लिखा हुआ है और 140 जो है ये भी एक रो में लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है जिसका नाम ए है, इसकी कितनी रोज़ हो गई? जी हाँ, इसकी 2 रोज़ होगी। ठीक है, और अगर इसी मैट्रिक्स को मैं ऊपर से नीचे पढ़ूँ ऐसे 3 7 1 3 4 और 2 0, ये दिस वन एंड दिस वन, तो ये कॉलम सी फॉर कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 हो गए। ठीक है, तो इसके कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो गए? इसके 3 कॉलम्स हो गए। तो ये एक मैट्रिक्स की शक्ल हमने लिख ली और उसमें हमने देख लिया कि रोज़ और कॉलम्स कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आइएगा कि बुक में देखें लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ़ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर जो है वो कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए, अगर मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ, यहाँ पे मैट्रिक्स में बी लिख देता हूँ, 1 4 3 2 0 7। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया और इसका नाम मैंने दे दिया मैट्रिक्स बी। ठीक है, मैट्रिक्स बी जो है इसमें आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है जी? कितनी रोज़ हैं जी? जी हाँ, 2 रोज़ हैं इसमें। और इसके कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, इसके 3 कॉलम्स हैं। जब हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर जो होगा उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ को पहले लिखेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बाद में लिखेंगे, यानी कि रोज़ इनटू कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हुई इसमें? 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हुए इसमें? 3। ठीक हो गया, तो ये इसका क्या बन गया जी? ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जो है वो 2 क्रॉस 3 है। ये 2 क्रॉस 3 इसको 6 नहीं कर देना। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये ऑर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए एक नोटेशन है 2 क्रॉस 3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2/3। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर को थोड़ा सा समझिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं कि रोज़ को पहले लिखना था या कॉलम्स को पहले लिखना था, तो इसको याद रखना है आपने। ऑर्डर में सबसे पहले रोज़ को लिखा जाता है और फिर कॉलम्स को लिखा जाता है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ सी। ये देखें जी 1 2 3, ये देखें मैंने इसको ऐसे बना दिया। तो आप क्या बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? तो आपने जैसे ये देखना है कि एक लाइन में कितने नंबर लिखे हुए हैं। ये देखें, ये 1 2 और ये 3 रो में, ये 3 नंबर रो में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है R1 R2 R3, ये इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ बन गई हैं। तो इसकी रोज़ कितनी हुई? 3। ठीक हो गया। और हमने देखना है कि वर्टिकल नंबर्स कितने लिखे हुए हैं। ये देखें, वर्टिकल एक ही कॉलम में ये लिखे हैं नंबर, ये 1 2 3, एक 1 2 3 एक ही कॉलम में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें कॉलम कितने हैं? C1 जस्ट 1, तो इसमें कॉलम्स कितने हुए? जस्ट 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा जी, बता सकते हैं? जी बिल्कुल, पहले रोज़ लिखनी है और फिर कॉलम्स लिखनी है। तो इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हुई? 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हुए? 1। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/1। चलिए एक और मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, जस्ट 4। आप बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? ये देखें 4 जो है वो एक ही रो में लिखा हुआ है, और जो ये 4 है ये एक ही कॉलम में भी लिखा हुआ है। इसका कॉलम भी एक बन रहा है और इसकी रो भी एक ही बन रही है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो ऑर्डर होगा, क्या होगा ऑर्डर? पहले रोज़ को लिखते हैं फिर कॉलम्स को लिखते हैं। एक ही रो है इसमें और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/1 या 1 क्रॉस 1। ठीक है जी, तो ये ऑर्डर आपको समझ आ गया।
अब ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ मैंने मैट्रिसेस लिखे हैं, डी को देखें आप, जिसमें ए की एंट्री है, सी को देखें ये थोड़ा सा डिफरेंट है डी से, बी जो है वो सी से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये मैंने डिफरेंट किस्म के मैट्रिसेस लिखे हैं। तो इसकी ये होती हैं मैट्रिसेस की टाइप्स होती हैं कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये अगर इसमें किसी मैट्रिक्स में एक एंट्री हो उसको क्या बोलते हैं, इस तरह का लिखा हो उसको क्या बोलते हैं, इस तरह का लिखा हो उसको क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और चले मैट्रिक्स लिख देता हूँ, ई कोई मैट्रिक्स में लिख देता हूँ और उसमें सिर्फ ये लिख देता हूँ 4 5 6। ये देखें ये जो मैट्रिक्स है इसमें आप देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं जी। तो इसमें नंबर ऑफ़ रो जो है वो एक ही नज़र आ रही है, ये 4 5 6 जो है वो एक ही रो में लिखे हुए हैं, इसका मतलब है ये दिस इज़ रो 1। और कॉलम कितने हैं इसके, ये देखें 1 2 3, इसके 3 कॉलम हैं, C1 C2 और C3, 3 कॉलम हैं इसके। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा जी आपके ख्याल में? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़, पहले रोज़ लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। रोज़ की कितनी थी, जस्ट एक, कॉलम्स के कितने थे, 3, तो ऑर्डर हो गया 1/3। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो आपने इस तरह लिखना है कि पहले नंबर ऑफ़ रोज़ को देखना है कितनी है और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखें कितने हैं। तो लिखते हुए नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बाद में लिखनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ जी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। आगे हैं जी इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने समझना है थोड़ा कि दो मैट्रिसेस जो होते हैं वो इक्वल कब होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और फिर हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इक्वल मैट्रिसेस, ये देखें यहाँ के सामने दो मैट्रिक्स लिखने लगा हूँ। फर्ज करें ए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और बी एक मैट्रिक्स है 1 3 5 4 और सी एक मैट्रिक्स है 3 4 5 2 और चलें डी एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। ये देखें जी, ये आपके पास मैट्रिसेस हैं, 4 मैंने मैट्रिसेस लिख दिए हैं। तो मैट्रिक्स ए में जो एंट्रीज़ हैं वो 2 3 4 5 हैं, बी में जो एंट्रीज़ हैं वो 1 3 5 4 हैं, सी में जो एंट्रीज़ हैं वो 3 4 5 2 हैं और डी में 2 3 4 5 हैं। इक्वल मैट्रिसेस जो होते हैं उसमें ये आपने देखना होता है कि कौन से दो मैट्रिक्स बिल्कुल एक जैसे हैं। जी आप देख सकते हो कौन से दो मैट्रिक्स जो हैं वो एक जैसे हैं, बिल्कुल ए एंड डी। ए में ए को देखें अगर, तो ए में जो एंट्रीज़ हैं वो 2 3 4 5 हैं और डी में जो एंट्रीज़ हैं वो 2 3 4 5 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि ए जो है ये बराबर है किसके, डी के। ए और डी आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब ज़रा सी मैट्रिक्स को देखें, इसमें जो एंट्रीज़ हैं वो हैं 3 4 5 2। एंट्रीज़ को देखें तो एंट्रीज़ के लिहाज से ये मैट्रिक्स ए में जो एंट्रीज़ हैं वही मैट्रिक्स सी में भी एंट्रीज़ हैं। 2 3 4 5 यहाँ पे है 3 4 5 2। एंट्रीज़ वही हैं लेकिन जगह जो हैं वो चेंज हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखना कि एंट्रीज़ एक जैसी हैं, हमने ये देखना है कि वो अपनी अपनी जगह भी उनकी एक जैसी है, जगह भी एक जैसी है। ठीक है, तो जैसे देखें ए का जो मैट्रिक्स है उसमें जो 2 एंट्री है वो पहले नंबर पे है, इसी तरह डी में 2 पहले नंबर पे है, 3 दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे भी डी में 3 दूसरे नंबर पे है, 4 तीसरे नंबर पे नीचे और यहाँ पे भी 4 उसी जगह पे है जहाँ पे ए में था और 5 भी उसी जगह पे है जहाँ पे 5 जो है वो मैट्रिक्स ए में था। तो इसको बोलते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़। एक चीज़ तो ये हो जाती है कि इसमें ये देखा जाता है क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं, आमने सामने वाली एंट्रीज़। ठीक है, एंट्रीज़ का मतलब इसके एलिमेंट्स, मसलन 2 3 4 5 इसकी एंट्रीज़ हैं और डी में भी 2 3 4 5 इसकी एंट्रीज़ हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब होता है कि ये मसलन 2 पे पहले नंबर पे ये जो है एंट्री
दूसरे मैट्रिक्स की भी वो एंट्री जो है यानी कि पहले नंबर वाली वो वही हो जो कि इस मैट्रिक्स की है। तो 2 और 2 आपस में एक जैसी जगहों पे हैं, 3 और 3 एक जैसी जगहों पे हैं, 4 एक जैसी जगहों पे हैं, 5 और 5 एक जैसी जगहों पे। तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम है। और दूसरी चीज़ इसमें ये देखनी है कि इनका ऑर्डर भी एक जैसा होना चाहिए। ए और डी का ऑर्डर देखें, ए और डी का ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा जी? ऑर्डर ऑफ ए आप देख सकते हो जैसे अभी हमने पढ़ा कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2, ठीक है, एक रो और ये दूसरी रो, और कॉलम इसमें कितने हैं, 1 2, दो ही कॉलम्स हैं, दो ही रोज़ हैं, तो रोज़ को पहले लिखना है। तो 2/2 इसका ऑर्डर हो गया। और दूसरा जो है कॉलम डी, उसमें भी ऑर्डर आप डी देखें तो इसमें देखें आप कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1, दो ही रोज़ हैं, दो ही कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर भी 2x2 है। तो जब ये दो बातें कोई से भी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस में ट्रू हो जाती हैं, मसलन दो मैट्रिक्स भी बराबर हो सकते हैं, 3 भी मैट्रिक्स आपस में बराबर हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, ठीक है, तो काफ़ी सारे मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकते हैं। लेकिन इक्वल मैट्रिक्स देखने के लिए आपने ये दो बातें उन दोनों में होना लाजमी है, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी एक जैसी हों, ठीक है, सेम हो, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं ये सेम हो। और दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि इनका ऑर्डर भी एक जैसा हो। तो क्या ख्याल है इस बारे में कि ए और डी पे क्या ये दोनों बातें ठीक आती हैं? हाँ जी, तो ए और डी पे ये दोनों बातें ट्रू हो जाती हैं, ये दोनों बातें ए और डी में ठीक हैं, यानी कि 2 2 3 3 4 4 5 5 ये क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं, ये सेम है। जिस जगह पे 2 3 4 5 ए में है उसी जगह पे 2 3 4 5 डी में है, तो इसका मतलब है इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम है। और दूसरे नंबर पे ए और डी का जो ऑर्डर है वो भी 2x2 है, तो दोनों का ऑर्डर भी सेम हुआ, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये जो बी और सी जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, अगर आप इनको देखें तो जैसे मैंने सी के बारे में आपको बताया कि ए और सी को अगर आप कंपेयर करें तो एंट्रीज तो सेम है, लेकिन इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। 2 3 4 5 ए में भी हैं और 3 4 5 2 यानी कि 2 3 4 5 और सी में भी हैं, लेकिन इनकी जगह चेंज है। सी और ए के जो एंट्रीज हैं उनकी जगह आपस में चेंज है, तो इसका मतलब है ये जो पहली है क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज वो ए और सी पे होल्ड नहीं करती, ट्रू नहीं होती, सही नहीं है ए और सी के लिए। तो ये पहला उसमें गलत हो जाता है, ये पहली कंडीशन जो है ये उसमें रॉन्ग हो जाती है। तो लिहाजा ए जो है ये बराबर नहीं होगा सी के, ए और सी आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो इन दो बातों में से एक बात गलत हो गई है। अच्छा जी, बी जो मैट्रिक्स है उसमें आप देखो 1 3 5 4 है, तो ये किसी भी मैट्रिक्स से नहीं मिलता जुलता, ना ए से, ना सी से, ना डी से। हालांकि इनके आप गौर से देखें तो ए बी सी डी जो मैंने मैट्रिसेस लिखे हैं चारों के ऑर्डर जो हैं वो सेम है, क्या जी, 2x2। बी का जो ऑर्डर है वो भी 2x2 है, सी का जो ऑर्डर है वो भी 2x2 है, डी का ऑर्डर भी 2x2 था, ए का ऑर्डर भी 2x2 है। तो मतलब ये हुआ कि सबके ऑर्डर तो सेम है, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सिर्फ ए और डी की सेम हैं। तो मतलब ये हुआ कि ए जो है ये बी के बराबर भी नहीं है, ठीक है, बी जो है ये सी के बराबर भी नहीं है, ए सी जो है ये डी के बराबर भी नहीं है। तो इस तरह आपने इसको देखना है कि इक्वल मैट्रिसेस में ये दोनों चीज़ें होना लाजमी है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कि आगे क्या है। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन है यहाँ पे आपकी बुक में लिखी हुई है। लेट ए एंड बी be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if the order of A is equal to order of B। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उन दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं तो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है जी। एक्सरसाइज क्या, क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सब के ऑर्डर आपने निकालने हैं। ऑर्डर का तरीका किस तरह होगा मैंने आपको बता दिया। ए मैट्रिक्स है 2 3 -5 और 6, इसका ऑर्डर आपने देखना है। ऑर्डर देखने के लिए क्या आपने करना है, जी हाँ, पहले आपने रोज़ लिखनी है और फिर आपने
कॉलम्स लिखने हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स। बी का ऑर्डर देखें कि नंबर ऑफ़ रोज़ को पहले स्पेसिफाई करें कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, फिर नंबर ऑफ़ रोज़ को पहले लिख दें, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बाद में लिख दें। सी का ऑर्डर देखें तो इसमें 2 और 4 जो हैं वो एक ही रो में लिखे हुए हैं, लेकिन 2 और 4 दो अलग कॉलम्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी रो एक ही है लेकिन कॉलम दो हैं, सही है। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। जब हम ये ऑर्डर लिखते हैं तो जैसे ये था C इज़ इक्वल टू 2 and 4, ठीक है। तो इसमें कॉलम कैसे पता किया जाता है कि कॉलम, ये कॉलम है, वाकई ये कॉलम में लिखे हुए हैं। तो देखिए एक और मैं मैट्रिक्स साथ इसी तरह का लिख देता हूँ, ये 2 + 4, ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक। अगर आप इसको देखें तो 2 जो है, 2 और 4 तो ये तो आपको पता है एक रो में लिखे हुए हैं, ये रो 1 है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप 2 और 4 इनका कॉलम देखेंगे तो 2 अलग कॉलम में लिखा हुआ है, 4 अलग कॉलम में लिखा हुआ है। इसका मतलब दिस इज़ कॉलम 1 एंड दिस इज़ कॉलम 2। लेकिन आप सी को, अगर इस सी को देखें इसको, तो ये 2 और 4 जो हैं 2 + 4 लिखा हुआ है। 2 + 4 बज़ाहिर तो एक रो में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये रो तो एक ही है, एक ही रो में लिखे हुए हैं, लेकिन ये दो अलग कॉलम में नहीं लिखे हुए, ठीक है। ये जुड़े हुए हैं। 2 + 4 एक चीज़ होती है, मतलब आप देखें 2 + 4 बराबर किसके होता है, 6 के। तो कॉलम्स के अंदर दो नंबर्स ऐड हो सकते हैं, तो इसका मतलब है ये दो नंबर्स को ऐड करके आपने देखना है कि ये क्या बना रहा है। ये दो कॉलम्स नहीं है, ये प्लस के साथ जुड़े हुए हैं। 2 और 4 जो हैं ये प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है 2 + 4 को ऐड करेंगे तो जवाब देखेंगे कि क्या आता है। 2 + 4 6 होता है। तो ये देखें, ये जो 6 है, अब ये कितनी रोज़ में और कितने कॉलम में लिखा हुआ है? जी हाँ, ये एक ही रो में लिखा हुआ है और एक ही कॉलम में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 × 1 होगा, ठीक हो गया। और आर्डर को उसमें आप जब अपने मैट्रिक्स का आर्डर देखना है तो आपने ये देखना है कि एंट्रीज़ जो हैं उसमें कोई सी दो एंट्री सेम तो नहीं हो रही। तो आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। डी देखें, मैट्रिक्स डी जो है इसमें आपने 4 0 6, तो 4 0 6 को आपने देखना है कि ये कितनी रोज़ में आ रहा है और कितने कॉलम्स में आ रहा है। तो 4 एक रो में है, 0 एक रो में है, 6 एक रो में है, तो 3 रोज़ हैं इसकी। लेकिन ये 4 0 6 अगर वर्टिकली देखा जाए तो ये एक कॉलम में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है इसका आर्डर आपने बताना है कि कितना होगा। 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, 3/1। ई देखें, तो ई में नंबर ऑफ़ रोज़ आपने देखनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं, तो इसका आर्डर आपने लिखना है। एफ़ इस तरह का मैंने आपको भी करा दिया। जी के नंबर ऑफ़ रोज़ देखें, नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें, एच के नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स देख लें कि क्या है, तो आप ऑर्डर इसका लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये आपने बताना है कि इन सब में कौन से 2 या 3 मैट्रिसेस आपस में एक जैसे हैं। जी, तो ए मैट्रिक्स है, उसमें जस्ट एक एंट्री है 3। सारे मैट्रिक्स को पहले देख लें कि वो एंट्रीज़ किस तरह लिखी हुई हैं। बी में 3 और 5 हैं। सी, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स में आपने ये देखना है कि अगर कोई से दो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उनका आंसर लिखना है, फिर उसका ऑर्डर देखना है। डी 5 और 3 हैं। ई 4 0 6 2, एफ 2 6, जी इसमें देखें आपने दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एच 4 0 6 2, आई 3 और 3 + 2, ये दो नंबर्स में ऐड हो रहे हैं। जे में सारे नंबर्स दो नंबर्स जो हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपने जहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं नंबर्स, इनको आपने पहले इस तरह करके देखना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। 5 - 2, तो ये देखें अगर हम सी का मैट्रिक्स देखें तो 5 - 2 क्या होता है, 3। तो 3, इसका आंसर 3 आ जाएगा, तो उसका मतलब है ए और सी एक जैसे हो गए ना। हाँ जी, इक्वल मैट्रिसेस की बात हो रही है, तो इक्वल मैट्रिसेस में आपने वही दो चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखनी हैं। कौन सी? जी, अभी जो मैंने आपको बताई वो ये वाली करस्पॉन्डिंग एंट्रीज उनकी सेम होनी चाहिए, और आर्डर ऑफ ए और आर्डर ऑफ डी, यानी कि कोई से दो मैट्रिसेस का आर्डर जिनको आप इक्वल करना चाह रहे हैं या जो चेक करना चाह रहे हैं कि इक्वल हैं या नहीं, तो उनके आर्डर भी सेम होने चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, तब वो सेम होंगे या तब वो इक्वल होंगे, वरना नहीं होंगे।
तो सी को अगर आप देखें तो 5 माइनस 2 3 होता है, ए और सी बराबर हो जाएंगे फिर, ठीक हो गया। इसी तरह का मैट्रिक्स जी को देखें तो जी में 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 होता है 2, 3 प्लस 3 कितना होता है नीचे 6, ऊपर 2 आ जाएगा नीचे 6 आएगा। तो ये देखें ये 2 और 6 कॉलम में लिखा हुआ है, तो ये किस मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा? ढूंढें 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 ढूंढें, हाँ जी ये एफ मैट्रिक्स। ऊपर 2 है नीचे 6 है, तो इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो एफ और जी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। जे मैट्रिक्स देखें तो जे मैट्रिक्स जो है वो क्या लिखा हुआ है इसमें, जे मैट्रिक्स में काफ़ी सारी एंट्रीज जो हैं वो ऐड हुई हैं। तो इसमें 2 प्लस 2 लिखा हुआ है, फिर 2 माइनस 2 लिखा हुआ है, 2 प्लस 4 लिखा हुआ है और 2 प्लस 0 लिखा हुआ है। तो लिहाजा आपने इसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके देखना ये किसके बराबर है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये जे मैट्रिक्स है, जी हाँ, तो इसको आपने ऐड करना है पहले सारी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री को। 2 प्लस 2 कितना होता है जी 4, 2 माइनस 2 0 होता है, 2 प्लस 4 6 होता है और 2 प्लस 0 इज़ 2। तो आपके पास ये जो जे मैट्रिक्स है इसकी असल एंट्रीज आ गई हैं 4 0 6 2, ठीक है। तो ये एक रो बन गई, ये भी दूसरी रो बन गई, ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया। इसका जो ऑर्डर है वो कितना आ गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हो गया। तो एंट्रीज देखिए आपने 4 0 6 2। अब देखते हैं कि 4 0 6 2 जो है ये कहाँ पे आता है। 4 0 6 2 जी ढूंढें जी, 4 0 6 2 मुझे तो मिल गया ई मैट्रिक्स। ई जो है उसमें लिखा हुआ है 4 0 6 2 और वाजिबा एच में भी लिखा हुआ है 4 0 6 2। तो इसका मतलब है मैट्रिक्स जे जो है वो ई और एच के बराबर आ गया है। मैट्रिक्स जे जो है वो जे आपने ऐसे लिख देना, जे इज़ इक्वल टू ई एंड जे इज़ इक्वल टू एच, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिसेस तीनों मैट्रिसेस बल्कि आपस में बराबर, तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जे इज़ इक्वल टू ई इज़ इक्वल टू एच। इन दोनों में, इन तीनों मैट्रिसेस में जो बात ट्रू हो रही है वो क्या हो रही है, ये वाली, कि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं और इन दोनों या तीनों मैट्रिक्सेस के ऑर्डर भी एक जैसे हैं। तो दोनों बातें इस पर ट्रू हो गई, तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो चुके हैं, ठीक है जी। तो ये काम आपने करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अच्छा जी, ये एक मज़े की चीज़ है, मैट्रिक्स इक्वेशन कहता है कि इसको सेटिस्फाई कर रही हैं और ये ए बी सी डी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी, इन सब की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। और लिखा क्या हुआ है, लिखा ये है कि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये इक्वेशन कहाँ से आ गई जी, तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में दरमियान दो मैट्रिक्स दी हुए हैं और उनके दरमियान में इक्वल का साइन दिया हुआ, ठीक है, इक्वल का साइन दिया हो। तो इक्वल जो है वो इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करता है ना, ये इक्वेशन को ही स्पेसिफाई करता है, इक्वेशन ही होती है ये मैट्रिक्स इक्वेशन। अब देखें यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स जो लिखे हुए हैं दरमियान में इक्वल का साइन होने का मतलब ये है कि ये शायद ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, शायद ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। तो देखते हैं, ये देखें ये वाला क्वेश्चन है आपका, इक्वल का साइन बीच में बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स शायद बराबर हैं। क्या ये बराबर हैं? नहीं, कहीं से भी बराबर नहीं नज़र आ रही। बराबर की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है वो ये है कि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज एक जैसी हों, ठीक है, और दोनों का ऑर्डर भी एक जैसा हो, दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए, तब मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं। तो इनके बारे में क्या ख्याल है, ये देखें जो आपकी लेफ़्ट साइड पे जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये वाला, इसमें पहले लिखा हुआ ए प्लस सी, फिर ए प्लस 2b, सी माइनस 1 और 4d माइनस 6। तो ये मैट्रिक्स क्या इसके बराबर है 0 माइनस 7 3 2d? बिल्कुल भी नहीं। इसकी क्रॉसपॉन्डिंग है, पहले नंबर पे ए प्लस सी लिखा हुआ है जो कि इधर 0 है, इधर ए प्लस 2b लिखा हुआ है, इधर माइनस 7 लिखा हुआ है, सी माइनस 1
इधर उसकी जगह पे 3 लिखा हुआ है, 4d माइनस 6 इधर उसकी जगह पे 2d लिखा हुआ है, तो ये बराबर तो ना हुए ना। लेकिन आपने ये जो इक्वल दरमियान में लिखा हुआ है इक्वल, ये कंडीशन यूज़ करनी है कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो और उनकी आर्डर सेम हो। तो क्या इनका आर्डर क्या है, आर्डर तो बताएं इसके। ये देखें, ये जो a प्लस सी है ये एक रो का फर्स्ट एलिमेंट है, और ये a प्लस 2b फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, c माइनस 1 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, और 4d माइनस 6 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, तो आर्डर इसका क्या बना, एक रो दूसरी रो, 2 रोज एक कॉलम दूसरा कॉलम, 2 कॉलम्स, इसका आर्डर कितना हुआ 2 × 2। और जो आपकी राइट साइड पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसका आर्डर कितना है जी 0 -7 3 और 2d, इसका 2 रोज 2 कॉलम्स, इसका आर्डर भी कितना है 2 × 2। तो आर्डर तो सेम हो गए हैं, लेकिन क्या क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि दरमियान में इक्वल लगा हुआ है। इक्वल का साइन हमें बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकालनी है। आपको नज़र आ रहे हैं ए बी सी डी कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं। तो इक्वलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक दो मैट्रिसेस आपस में बराबर कब होते हैं, जब उन दोनों के आर्डर सेम हो और दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो। आर्डर तो यहाँ पे सेम है, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम बनाने के लिए हम इस दरमियान वाले इक्वल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम होने लगी हैं जी। ये देखें, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है a प्लस सी जिस प्लेस पे है उस प्लेस पे इधर 0 है, तो इसका मतलब है a प्लस सी बराबर हो गया 0 के। ये दरमियान वाला इक्वल हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, a प्लस सी बराबर हो गया 0 के। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है, ये देखें a प्लस 2b जिस प्लेस पे लिखा हुआ है इधर उस प्लेस पे -7 लिखा हुआ है, तो ये बराबर होने वाले हैं। a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। ठीक है, इसी तरह c-1 तीसरे नंबर, ये इधर उसकी प्लेस पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है c-1 इज़ इक्वल टू 3। और 4d-6 इसकी जगह पे 2d लिखा हुआ है, तो 4d-6 इज़ इक्वल टू 2d। ये देखें जी क्या हुआ, ये हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की जो पहली कंडीशन थी जिसमें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, उनको हमने यूज़ करके हम मैट्रिसेस से बाहर आ गए हैं। हमने इक्वेशंस बना लिए। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। ये 4 इक्वेशंस बन गए हैं। आपने फाइंड इसमें क्या करना है जी, ए बी सी और डी, ये सारी चीज़ें आपने फाइंड करनी है। कितनी चीज़ें फाइंड करनी है, 4 इक्वेशंस आपके पास कितनी बनी हैं, 4। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आप मैथमेटिकल कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कुछ चीज़ें आपके पास अननोन हों, मसलन एक चीज़ आपको फाइंड करनी है तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। अगर 2 चीज़ें आपने फाइंड करनी है तो 2 इक्वेशन से काम चलेगा। अगर 3 फाइंड करनी है तो 3 इक्वेशन जब तक आपके पास नहीं होगी आप वो तीनों अननोन्स को सॉल्व नहीं कर सकते, उनकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। और अगर इसी तरह आप समझ गए होंगे कि 4 अगर अननोन्स हों तो 4 इक्वेशंस का होना लाजमी है। ठीक हो गया, तो ये देखें 1 2 3 4 आपके पास 4 इक्वेशंस हैं और 4 ही अननोन हैं। इनको हम सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें अगर, तो ए बी सी डी आपको मालूम है कि ये अननोन्स हैं। ए और सी दोनों ही अननोन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों ही अननोन हैं, तो इनमें से हम किसी भी चीज़ की भी वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि ये दोनों ही अननोन हैं। ए और 2b 2 अननोन हैं। ये 2 अननोन में से एक की वैल्यू तब पता चलेगी, ठीक है, जब दूसरे की हमें ऑलरेडी पता हो। सी, ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, c-1 इज इक्वल टू 3, इसमें एक ही अननोन है सी, सिर्फ सी। इसका मतलब यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो डी 4d-6 इज इक्वल टू डी और डी, इसमें भी एक ही अननोन है, तो लिहाजा हम इसमें से इस अननोन डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 और 4 को अभी हम यूज़ कर सकते हैं, 1 और 2 को फ़िलहाल हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, यूजिंग 3 को हम यूज़ करने लगे हैं। वो क्या लिखा है, c-1 इज इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू कैसी आएगी, -1 को उठा के इधर ले जाएँ,
c इज़ इक्वल टू 3 -1 है, इक्वल के साइन से इधर जब आएगा ये +1 हो जाएगा, तो c इज़ इक्वल टू 3 + 1 4। ये देखें c की वैल्यू आ गई हमारे पास। 4 अननोन थे, 4 में से c की एक वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 को यूज़ करते हैं। आप ऐसे लिखेंगे यूजिंग 4। तो 4 क्या है जी? 4 है 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। ठीक है, इसमें 2 अननोन हैं और एक d इस तरफ है, दूसरा d इस तरफ है। डीज़ को आप इकट्ठा कर लें, -6 को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ये होगा 4d, ये +2d है, इधर आके -2d हो गया, और इज इक्वल टू ये -6 है, इधर आके +6 हो गया। तो 4d - 2d इज इक्वल टू 6। अब हमें d की वैल्यू चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, और इधर आ गया जी d इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6, d इज इक्वल टू 3 आ गई, d की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है जी, दो क्वेश्चन जिनको हम यूज़ कर सकते थे वो थी 3 और 4। उनमें से हमने 2 अननाउंस की वैल्यू निकाल ली, और वो क्या आई, c की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू 3 आ गई। अब हम वो जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को छोड़ा था, ये वाली, क्या अब हम इनको यूज़ कर सकते हैं? इसमें 2 अननाउन थे, a + c इज इक्वल 0, लेकिन अब c जो है वो अननाउन नहीं रहा, बल्कि हम उसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। c की वैल्यू 4 अब हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग 1। तो 1 क्या है, वो है जी a + c इज़ इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू हमारे पास नाउन है, वो वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। c की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 यहाँ पे c की जगह लगाएं, इज इक्वल टू 0। हमें a की वैल्यू चाहिए, ये 4 उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो a इज इक्वल टू +4 है, इधर जाके तो -4 हो गया। तो ये देखें a की वैल्यू भी आपके पास आ गई। इसी तरह वो जो क्वेश्चन नंबर 2 हम कह रहे थे कि यूज़ अभी नहीं हो सकती, वो क्या थी, a + 2b इज इक्वल टू -7। अब इसमें a और b 2 अननाउन हैं, लेकिन a की वैल्यू अब आ चुकी है, a अननाउन नहीं रहा। अब हम इसको यूज़ कर लेंगे यूजिंग 2 को यूज़ किया, तो ये आ गया जी a + 2b इज़ इक्वल टू -7। अब b की जगह a की जगह उसकी वैल्यू रख दें। a की वैल्यू क्या है, -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7, और -4 को उधर ले जाएं तो 2b इज़ इक्वल टू -7, -4 इधर आके +4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2b इज़ इक्वल टू -3। हमें b की वैल्यू चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, ये 2 और 2 ख़त्म हो गई, b की वैल्यू आ गई -3/2। तो ये देखेंगे हमने चारों अननाउंस की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से। तो a की वैल्यू आपके पास आई -4, b की वैल्यू आ गई -3/2, c की वैल्यू आ गई 4, और d की वैल्यू आ गई 3। तो ये क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आपने इसको इसी तरह करना है। हमने इसमें क्या किया, हम 2 मैट्रिसेस हमें दिए हुए थे, ये 2 मैट्रिसेस दिए हुए थे, दरमियान में बराबर का निशान था। तो हम जैसे ही 2 मैट्रिक्स के दरमियान में बराबर आएगा, तो आपने समझ जाना है कि ये कोई इक्वलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमने इक्वलिटी की डेफिनेशन अप्लाई की, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ था कि ये 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं, जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक जैसी हों और उनके आर्डर भी एक जैसे हों। तो इस क्वेश्चन को हमने उसके मुताबिक किया है। तो हमने देखा कि इनके आर्डर जो थे वो तो सेम थे, आर्डर दोनों के सेम है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। लेकिन ये जो दरमियान में इक्वल है, इसको हमने लेकर इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को बराबर लिख लिया। बराबर है नहीं, बराबर लिख लिया हमने। ठीक है, a + c इज इक्वल टू 0 लिख लिया, a + 2b - 7 लिख लिया, c - 1 को 3 लिख लिया, और 4d - 6 को 2d लिख लिया। तो हम इस मैट्रिक्स से इक्वेशंस में आ गए, मैट्रिक्स से बाहर निकल आए, इक्वेशंस में आ गए। तो हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं, जिसमें से हम a b c d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, किसी भी एक क्वेश्चन में अगर 2 अननोन हों, जैसे 1 में और 2 में थे, तो वो सॉल्व नहीं हो सकती जब तक दोनों में से किसी एक की वैल्यू ना पता हो। तो 3 और 4 ऐसी क्वेश्चंस थी जिसमें एक अननोन था। तो वहाँ से हमने पहले c की वैल्यू निकाल ली, और क्वेश्चन नंबर 4 से हमने d की वैल्यू निकाल ली, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो हमारे पास a की वैल्यू -4 आ गई और b की वैल्यू -3 आ गई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको ट्राई करना है ख़ुद से भी। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी। हमने आज के लेक्चर में
मैट्रिक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन देखी कि मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, उसका ऑर्डर देखा, इक्वल मैट्रिसेस देखे कि क्या होते हैं, ठीक है। और रोज़ और कॉलम्स आपने देखा कि रोज़ और कॉलम्स कैसे स्पेसिफाई किए जाते हैं। ये रहा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिसेस, और इन सब को लेकर हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की। आपने इसको रिवाइज़ करना है, इसको अच्छे तरीके